नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और आज दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे देश की जो कभी इंसानियत की बात करता था, लेकिन आज वो कुछ खलनायकों के साथ मिलकर खलनायक बन गया है। आप समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टर्की की या तुर्की की, जिसे हिंदी में हम तुर्की कहते हैं, इंग्लिश में टर्की कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज समझते हैं कि टर्की का जो नेक्सस बन रहा है पाकिस्तान और चाइना के साथ, ऐसा क्यों है, टर्की क्यों खलनायक बना हुआ है दुनिया के बीच। आपने देखा होगा कि अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो भी युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान और टर्की उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने सैनिक लड़ने के लिए भेज रहे हैं और उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि आर्मेनिया जो कि एक क्रिश्चियनिटी वाला देश है, उसको सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है बाकी दुनिया से जितना अजरबैजान को मिल रहा है, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं टर्की पर। क्यों टर्की अपने आप को विनाश करने के लिए अग्रसर हुआ है, क्यों वो घमंड से भरा हुआ है। आखिर क्या ऐसा टर्की के अंदर घमंड है, क्यों ऐसा कर रहा है वो, जहाँ पर इंसानियत की बात हो रही है उससे दूर जा रहा है वो। क्योंकि टर्की अपने आप को एक सेकुलर कंट्री कहता है, लेकिन वही तो ये कैसा आपका सेकुलरिज्म है। टर्की के जो भी राष्ट्रपति हैं एर्दोगन साहब, आपका कैसा ये सेकुलरिज्म है कि आप एक किसी की पूजा स्थल को आपने चेंज कर दिया। तो आइए इसकी पूरी हिस्ट्री की आज हम जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि टर्की ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों वो ऐसा बढ़ रहा है, क्यों इस तरफ बढ़ रहा है वो। असल में दोस्तों टर्की आज नहीं, सन 1600 ईस्वी से ही बहुत बड़ा एम्पायर था। टर्किश एम्पायर, जिसे ऑटोनॉमी एम्पायर कहते हैं, काफ़ी लंबी दूर तक फैला था। यहाँ चाइना के पास मंगोल तक, और इधर ग्रीस, बुल्गारिया, आधा यूरोप और अरेबियन सी के आसपास के कुछ कंट्रियों तक टर्किश एम्पायर था, जिसे ऑटोनोमस कहते हैं। इजिप्ट, इसमें इजिप्ट भी आता है, इसमें ग्रीस भी आता है, इसमें रोमानिया भी आता है, इसमें हंगरी भी आता है, इसमें बेल्जियम भी आता है, इसमें सीरिया भी आता है, और अरेबियन का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। तो टर्किश एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जो कि इसको हम एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि टर्किश एम्पायर, टर्की जिसे ऑटोनॉमस एम्पायर कहते हैं, और एक अरेबियन, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है। क्योंकि दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। दोनों एक दूसरे को अपोजिट हैं। दोनों, टर्की एंड सऊदी अरब, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहां सऊदी अरब महिलाओं पर बैन लगाने की बात करता है, बुरखे में रखने की बात करता है, और उन पर तमाम प्रतिबंध, गाड़ी ना चलाने की, बाहर ना घूमने की बात करता है, वहीं टर्किश की सोच है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को सारे अधिकार देना, महिलाओं को उच्च दर्जे पे बैठाना। तो टर्की का रोल अच्छा था अभी कुछ दिनों पहले तक, सन 2018 तक टर्की का रोल दुनिया में एक अच्छे देश की तरह, एक सॉवरेन कंट्री की तरह था। लेकिन अभी कुछ 1-2 साल से टर्की का कुछ रोल जो देश में हम लोग देख रहे हैं, वो बिल्कुल एक इंसानियत के खिलाफ जा रहा है। इसके 2 कारण पता चलते हैं। अगर इसकी डेप्थ में जाते हैं तो इसके 2 कारण पता चलते हैं। पहला कारण तो ये है कि टर्की का जो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं एर्दोगन साहब, वो एक कट्टरपंथी पार्टी के नेता हैं। और कट्टरपंथी पार्टियों का तो आप जानते ही हैं कि कट्टरपंथी पार्टियों का होता है कि मजहब के नाम पर ही उनका राजनीति चलती है। तो पहला रीज़न तो यह है कि एर्दोगन साहब एक कट्टरपंथी नेता हैं, जो कि टर्की में इस्लामीकरण को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा कारण ये है कि टर्की का जो जियोग्राफिकल कंडीशन अगर हम देखें टर्की की, तो वो एशिया से भी जुड़ा हुआ है और यूरोप से भी जुड़ा हुआ है। मतलब एक टर्की की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो एशिया और यूरोप के बीच में है। मतलब टर्की इज़ ए ब्रिज ऑफ यूरोप, बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो टर्की इसका फ़ायदा भी लेता है, क्योंकि तमाम ट्रेड होती हैं, तो हो सकता है वो टर्की से होके जाती हूँ। तो टर्की इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाल रहा है
कि आप हमको यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लें। अभी तक उसको नहीं बनाया गया है, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज़ है और वो ब्लैकमेलिंग की कोशिश भी कर रहा है कि मुझे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाया जाए। फ़िलहाल तो अभी इसको नहीं बनाया गया है। उसके अभी इस कृत्य को, जो उसने आर्मेनिया के निर्दोष नागरिकों को मारा है, उस पर हमला किया है, तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, उसको यूरोपियन यूनियन में नहीं शामिल किया जाएगा। वहीं कुछ ऐसी कंडीशन भी बन रही है कि टर्की और इंडिया के बीच जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो बहुत अच्छा ट्रेड होता है टर्की और इंडिया के बीच। लेकिन आप जानते होंगे कि हम टर्की को ज़्यादा निर्यात करते हैं बनिस्बत उसके कि टर्की हमको जितना निर्यात करता है। तो टर्की की कुछ नाराज़गी भी इस चीज़ से थी। इस वजह से उसने यूएन में 2019 में यूएन में हमारे कश्मीर का मुद्दा उठाया। इससे बहुत नाराज़ हुआ भारत और वो पाकिस्तान के नज़दीक जाना चाहता है। ये भी एक ब्लैकमेलिंग है भारत पर दबाव बनाने की कि आप हमारी बात मानिए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ इंपोर्ट कीजिए और फ्री ट्रेड में जो भी डेफिसिट हमें हो रहा है उससे हमें निकालिए। मोदी जी का साफ कहना है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, जैसा ट्रेड चल रहा था वैसा चलता रहेंगे। इसी वजह से मोदी जी की आगामी टर्की की यात्रा को भी रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पर उनको इस मसौदे पे हस्ताक्षर भी करने पड़ सकते थे कि आप ये ट्रेड जो हो रही है, इस ट्रेड को जो है एक समझौते के साथ इसको कीजिए, करना पड़ सकता था। तो इसलिए मोदी जी ने आगामी यात्रा भी रद्द कर दी है टर्की की। तो अब अगर हम देखें, इस समय 3 ऐसे देश हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं: टर्की, चाइना, पाकिस्तान। ये तीनों देश का एक नेक्सस बन रहा है जो कि दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान और चाइना का तो चरित्र किसी से भी छुपा नहीं है, लेकिन टर्की एक नया खलनायक आया है अब सामने बिल्कुल हम लोगों के, जिसको हम नहीं जानते थे। टर्की आखिर क्या चाहता है? लेकिन आप अगर देखेंगे कि टर्की के लोगों से जब बात करेंगे, टर्की के जो पब्लिक है, वहाँ की जनता है, वो भी नाराज़ है, वो भी अपने नेतृत्व से नाराज़ है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप एक सेकुलर कंट्री हो, सेकुलर कंट्री का ये होता है कि सारे मजहब सारे को अपनी फ्री होते हैं, वो अपने तरीके से पूजा कर सकते हैं, अपने धर्म स्थल जा सकते हैं, अपना सब कुछ काम कर सकते हैं। फिर आपने एक चर्च को उसको तोड़ के, जो भी उसमें चेंजेस करके उसको मस्जिद बना दिया। ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को? एर्दोगन साहब, टर्किश प्रेसिडेंट साहब, आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्यों? क्या ईसाइयों को अपने पूजा स्थल पर जाने की इजाज़त नहीं है? आपके अनुसार तो मुझे नहीं लगता। आप एक सेकुलर कंट्री हैं, आपने अपने संविधान में सेकुलर क्यों लिख रखा है? हटाइए उसको। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की क्यों नहीं करते आप उसको? करना चाहिए आपको, जब आपकी ऐसी नीतियां हैं। और अभी दोस्तों एक खबर आई है जो कि टर्की के हवाले से ही है, टर्की के परिप्रेक्ष्य में ही है, कि यूरोपियन यूनियन, नाटो और कनाडा ने कई प्रतिबंध लगाने का चेतावनी दी है टर्की पर, क्योंकि जैसा उसने आर्मेनिया के साथ किया है। तो कनाडा बहुत नाराज़ है। कनाडा ने कह दिया है कि अगर आप ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि मेरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी आपसे ख़त्म हो जाए। जैसे आप नीति पे चल रहे हैं तो मेरा डिप्लोमेट रिलेशनशिप भी आपसे मैं ख़त्म कर दूंगा। दूसरा, नाटो का भी सदस्य है, उसका वो फ़ायदा उठा रहा है टर्की। जी हाँ दोस्तों, टर्की नाटो का सदस्य है। नाटो अलायंस तो आप जानते ही होंगे, अमेरिका के कुछ मित्र देशों का अलायंस है। अब ये मांग हो रही है कि टर्की को इससे अलग किया जाए, क्योंकि उसके जो कारनामे इसमें कुछ कर चल रहे हैं वो उनकी नीतियों के खिलाफ़ हैं, नाटो के। तो नाटो ने कह दिया कि इसका बॉयकॉट करो, इस पर प्रतिबंध लगाओ। टर्की इस समय फ़िलहाल तो इस समय नाटो का सदस्य बनने के लायक नहीं है। तो दुनिया के खलनायकों में जो नाम लिया जाता है, पाकिस्तान और चाइना का लिया जाता है, और उत्तर कोरिया का नाम लिया जाता है, लेकिन कभी उत्तर कोरिया ने जो भी किया अपने देश में किया। दोस्तों, ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी। उत्तर कोरिया को लोग कहते हैं कि
कि वो एक तानाशाह देश है, जो ये करता ये वो करता, फलाना ढिमाका, जो भी सुनने में आता है मीडिया में, क्योंकि वहाँ की रिपोर्टें बाहर नहीं आती हैं। लेकिन टर्की तो दूसरे के देशों पे जाके हमला कर रहा है ना, सबके सामने, सबकी खुले आंखों से सब देख रहे हैं, सब मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में है। तो मेरे हिसाब से इस समय दुनिया का सबसे नंबर 1 खलनायक टर्की है, उसके बाद चाइना, पाकिस्तान। तो दोस्तों आइए आज से हम प्रण लेते हैं, हम गूगल पर सर्च करेंगे कि टर्की से क्या इंपोर्ट होता है, टर्की से क्या आता है, हम टर्की का फुल बॉयकॉट करेंगे, इंडिया वाले टर्की का फुल बॉयकॉट करेंगे, और हम टर्की को दिखाएंगे कि इंडिया क्या है और तुम क्या हो। तो आज से दोस्तों प्रण लेना, गूगल पे सर्च करना, टर्की से कौन से प्रोडक्ट इंडिया आते हैं उनका हम बॉयकॉट करेंगे। जैसे हमें चाइना को सबक सिखाया था, हम टर्की को भी सबक सिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।